नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर दी है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला वंश गुलाम वंश, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, उसकी भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। और हम लोग की कहानी इल्तुतमिश तक पहुँच चुकी थी, यानी 1236 तक पहुँच चुकी थी। और इस सन का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि 1236 में ही क्या हुआ, इल्तुतमिश मरा। और इसने मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और किसको घोषित किया था? अपनी बेटी को। क्यों अपने बेटों को नहीं किया? क्योंकि इसके सब के सब बेटे जो थे वो क्या थे? अयोग्य थे। और इसी कारण से इसने उत्तराधिकारी जो आगे सल्तनत चलेगी गुलाम वंश की, उसमें रज़िया का नाम घोषित कर दिया। यानी ये कहा कि मेरे मरने के बाद जो भी उत्तराधिकारी बनेगा वह कौन है? रज़िया है। वह कौन है दोस्तों? रज़िया है। लेकिन हुआ क्या, जब 1236 में इल्तुतमिश मरा, ठीक, तो इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, ये सब बातें मैंने आपको कल बता दी, मैं थोड़ा सा बस स्टार्टिंग के लिए कड़ी जोड़ने के लिए फिर आपको बता रहा हूँ। इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम क्या था? अगर आपने कल वीडियो देखा है दोस्तों तो आपके दिमाग में आ गया होगा तुरंत, और नहीं देखा है दोस्तों तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको भी देख लेंगे। चलिए, 1236 में जिसका नाम क्या था इसके बड़े बेटे का? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये क्या हुआ, 1236 में जैसे ही इल्तुतमिश मरा, ये गद्दी पे काबिज हो गया। लेकिन जैसा मैंने बताया, इल्तुतमिश क्या चाहता था कि उसकी बेटी क्या बने? अगली सुल्तान बने दिल्ली सल्तनत में, ठीक। लेकिन क्या हुआ, रज़िया वहाँ पे बैठने में असक्षम रही। क्यों रही? क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह वहाँ पे बैठ चुका था, उस गद्दी पे काबिज हो गया था और जिद पे अड़ा था कि मैं गद्दी से नहीं हटूंगा। इसी के चलते हुए रज़िया कहाँ पहुँची? पब्लिक के बीच में, जो भी इसके साम्राज्य में लोग हुआ करते थे उनके बीच में पहुँची रज़िया। और इल्तुतमिश के शासनकाल में एक नियम चला करता था कि अगर कोई भी इंसान लाल कलर का कपड़ा पहन, यानी लाल कलर का अगर वस्त्र धारण करके अगर उसके दरबार में आ जाता था, तो उसको बिना रोके टोके तुरंत तत्कालीन तौर पे न्याय देने की प्रयास की जाती थी, न्याय देने की कोशिश की जाती थी। इसी कारण से रज़िया जो थी लाल कलर का कपड़ा पहन के कहाँ पहुँची दोस्तों? पब्लिक के बीच में, साम्राज्य के बीच में। और जैसा पब्लिक जानते थे कि इल्तुतमिश का ये नियम था कि लाल कलर का अगर आप कपड़ा पहन के उसके सामने चले गए तो आपको न्याय मिलेगा, तो पब्लिक ने इसका समर्थन किया रज़िया का। और ये पब्लिक के साथ रज़िया कहाँ पहुँची? रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पास। और पब्लिक और रज़िया ने ये बोला उससे कि आप हट जाओ, इस गद्दी से हट जाओ, क्योंकि इल्तुतमिश का मन था कि अगली सुल्तान कौन बने? रज़िया बने। लेकिन ये जिद पे अड़ा रहा, कहा मैं नहीं हटूंगा। इसी बात से पब्लिक क्या हुई? आक्रोशित हुई। रज़िया और पब्लिक ने मिलकर क्या किया दोस्तों? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मार दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह मारा गया दोस्तों। अब क्या हुआ? रज़िया बनी सुल्तान, यानी क्या इसका नाम पड़ गया? रज़िया सुल्तान। जैसा आप सब इतिहास में बचपन से इसका नाम भी सुनते आ रहे होंगे दोस्तों। और एक बात आप ये सब जानते हैं कि एकमात्र महिला शासक है ये काफ़ी बोल्ड भी हुआ करती थी दोस्तों, क्योंकि ये क्या करती थी, ये हमेशा सर पे अपने टोपी और ऐसा वस्त्र धारण करती थी जो कि ज़्यादातर मेल लोग पहनते हैं, यानी पुरुष लोग पहनते हैं। ये महिला कपड़े में ज़्यादातर नहीं देखी जाती थी, ये दिखती ही नहीं थी। जब भी ये दरबार में आती थी, पुरुष वस्त्र धारण करके ये आती थी, यानी पुरुष वस्त्र पहन के ये आती थी, ठीक है दोस्तों। रज़िया सुल्तान, सुल्तान क्यों लगा है, इस बात से अब सब आप अवगत हो चुके होंगे कि सुल्तान क्यों लगता है, जैसा मैंने कल की वीडियो में ये बता रखा है। अब आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। कब से कब तक इसका साम्राज्य चला, ये कब से कब तक किस समय काल में एक्टिव रही? ये रही 1236 से 1240 तक। 1236 से दोस्तों 1240 तक। देखिए, सबसे पहली महिला शासक, ठीक दोस्तों, और एकमात्र महिला शासक। अगर ये सवाल जब भी आए तो आप टिक किस पे लगाएंगे? रज़िया सुल्तान। और महिला शासक एकमात्र अगर पूछेगा तो वहाँ पे भारत जरूर लिखा रहेगा, यानी भारत की एकमात्र महिला शासक का नाम आएगा तो रज़िया सुल्तान है। और ये काफ़ी बोल्ड भी हुआ करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब जो इल्तुतमिश ने सिस्टम चालू किया था इक़्तिदारी का, इक़्तिदारी सिस्टम जो उसने लागू कर दिया था, उसको ये आगे बढ़ाई, ठीक। इसने
दो नाम हम लोग को यहाँ पे याद रखने हैं दोस्तों। एक नाम याद रखना है एतगीन का और एक नाम याद रखना है अल्तुनिया का। देखिए पहला जो नाम है, पहले शख्स का जो नाम है वह है एतगीन, और जो दूसरा शख्स हुआ करता था उसका नाम क्या है, अल्तुनिया। ये दोनों क्या हैं, इसके साम्राज्य के इक़्तिदार हैं। इक़्तिदार क्या होते हैं ये बात आप कल के वीडियो में जान चुके होंगे दोस्तों। आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे हम लोग कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं। एतगीन जो इक़्तिदार बनाया गया रज़िया सुल्तान द्वारा, ये कहाँ का बनाया गया, बदायूं का। और बदायूं कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश। और अल्तुनिया जो था इसको बनाया गया इक़्तिदार कहाँ का दोस्तों, भटिंडा का, भटिंडा। और भटिंडा आप सब जानते होंगे कि ये पंजाब में है। यानी एतगीन इक़्तिदार बना बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में, और अल्तुनिया इक़्तिदार बना भटिंडा जो कि पंजाब में। यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुआ क्या, जब अल्तुनिया बना इक़्तिदार भटिंडा का, तो इसके मन में आया क्या कि मैं जो हूँ क्यों ना अकेले अपना जो राज्य है, ये जो मैं भटिंडा संभाल रहा हूँ इक़्तिदार बन के, इसको स्वतंत्र घोषित कर दूँ। यानी इसके मन में ये मनसा जगी, ये लालसा जगी कि मुझे रज़िया सुल्तान से कोई मतलब नहीं, यानी मुझे दिल्ली सल्तनत से कोई मतलब नहीं है। मैं भटिंडा पंजाब को क्या है, अलग घोषित कर दूंगा, एकदम स्वतंत्र घोषित करूंगा। और इसी के चलते हुए, इसी विचार के चलते हुए इसने विद्रोह किया। क्या किया दोस्तों, विद्रोह किया। उसी विद्रोह का नाम क्या है, रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया, यानी अल्तुनिया का विद्रोह। ठीक, अब जो ये अल्तुनिया का विद्रोह हुआ ये किस सन में हुआ, इस चीज़ को हमें याद रखना है दोस्तों। देखिएगा ये हुआ 1240 में। कब हुआ, 1240 में। अब देखिए इधर ये चीज़ें इसके मन में लालसा जग रही थी। रज़िया सुल्तान के ही साम्राज्य में एक शख्स हुआ करता था, एक इंसान हुआ करता जिसका नाम था याकूत खान। क्या नाम था दोस्तों, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, याकूत खान, जो कि इल्तुतमिश के ही शासनकाल से घोड़ों की देखभाल किया करता। जो भी शाही घोड़े हुआ करते, शाही घोड़े से मतलब यहाँ ये है दोस्तों कि जो भी राजा, जो भी सुल्तान थे, उनके जो घोड़े हुआ करते थे, उनके दल के जो मेन दल हुआ करता था, उनके जो घोड़े हुआ करते थे, उसकी ये देख रेख करता था। याकूत खान देख रेख करता था दोस्तों। अब यही जो याकूत खान था, इसका प्रेम प्रसंग किससे शुरुआत हो गया, रज़िया सुल्तान से। यानी रज़िया सुल्तान जो थी याकूत खान के प्रेम में पड़ गई। ठीक, अब हुआ क्या, जब ये सुल्तान बनी, जब ये गद्दी पे बैठी गुलाम वंश के, अपने पिता के बाद, इल्तुतमिश के बाद, और अपने भाई को मारने के बाद, तो इसको क्या कर दी, जो इतने भी शाही अश्वशाला हुआ करते थे उसका प्रधान घोषित कर दी। यानी हेड बना दी, जितने भी शाही अश्वशाला हुआ करते थे उसका हेड घोषित कर दी। और उसी हेड जो, और ये जो पोस्ट हुआ करती है हेड की, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अमीर ए आखुर। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, अमीर ए आखुर। इस पोस्ट का नाम याद रखना है आपको दोस्तों। यानी रज़िया सुल्तान ने याकूत खान को अमीर आखुर बना दिया। और अमीर आखुर क्या होता है, जितने भी शाही अश्वशाला हुआ करते थे उसके प्रधान को ही हम लोग क्या कहते हैं, अमीर आखुर कहते हैं। यानी ये सब इधर चीज़ें चल रही थी, ये प्रेम प्रसंग में पड़ी, और याकूत खान को क्या बन गया, अमीर आखुर बन गया, यानी हेड बन गया अश्वशालाओं का। शाही अश्वशाला जितने हुआ करते थे उसका ये हेड बन गया। और उधर क्या हो गया, अल्तुनिया जो था दोस्तों, अल्तुनिया ने क्या कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया था। उसने ये घोषित कर दिया पंजाब में कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे रज़िया सुल्तान से कुछ लेना देना नहीं है, यानी मुझे दिल्ली सल्तनत से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पंजाब जो है ये अब क्या है, स्वतंत्र राज्य है। इसी बात कंट्रोल करने के लिए, इसी बात को कंट्रोल करने के लिए रज़िया सुल्तान क्या की, पहुँची पंजाब। पंजाब में कहाँ पे दोस्तों, भटिंडा, क्योंकि अल्तुनिया जो था वो कहाँ रहता था, भटिंडा में रहता था। यानी रज़िया सुल्तान पहुँची पंजाब, पंजाब में भटिंडा, यानी भटिंडा पहुँची जो कि कहाँ है, पंजाब। और ये जब पहुँची तो अकेले नहीं गई, रज़िया सुल्तान जो है अकेले नहीं गई थी, ये गई किसके साथ,
याकूत खान के साथ। अब ये जो याकूत खान था और रज़िया सुल्तान, ये दोनों तो पहुंची और यहाँ पे कौन बैठा था? अल्तुनिया। विद्रोह तो अल्तुनिया ने ही किया था, जो कि कब किया था? 1240 में किया था अल्तुनिया। अब हुआ क्या कि ये दोनों इसके पास पहुंची बात समझाने के लिए कि ऐसा न करो, साम्राज्य को मिला के रखो, इक़्तिदार हो, इक़्तिदार की तरह रहो। लेकिन अल्तुनिया इस बात को क्या हुआ, मानने को तैयार नहीं हुआ और अल्तुनिया ने याकूत खान को क्या किया? मार दिया। याकूत खान मारा गया। बची कौन? रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान को इसने क्या किया? कैद करा लिया। अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान को कैद कराया, बाद में इसी से निकाह कर लिया, यानी बाद में इसी से शादी भी कर ली। अब यहाँ अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान की क्या हो रही है? शादी हो रही है। 1240 की ही बातें चल रही हैं दोस्तों, इधर शादी हो रही है। अब रज़िया सुल्तान का जो एक और भाई हुआ करता, जिसका नाम क्या था? बरहम शाह। क्या नाम था दोस्तों? बरहम शाह। उसने इस चीज़ को गौर किया और ये देखा कि अभी दिल्ली में तो कोई नहीं बैठा हुआ है, रज़िया सुल्तान तो गई भटिंडा में फंस गई हैं, तो मैं क्यों ना करूं, इस गद्दी पे मैं बैठ जाऊं अब। यानी दिल्ली सल्तनत, यानी जो गुलाम वंश चल रहा था, उसकी गद्दी पे बैठने की इच्छा किसके मन में जगी? बरहम शाह के। और वो बहुत जला भी करता था, बहुत ज़्यादा नाखुश भी हुआ करता था अपनी बहन रज़िया सुल्तान से, क्योंकि रज़िया सुल्तान ने क्या किया था दोस्तों? बरहम शाह के बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मार दिया था पब्लिक के साथ मिलके, जितने भी वहाँ की जनता हुआ करती थी उनके साथ मिलके। इसी चीज़ के गुस्से में बरहम शाह, याद रखिएगा, बरहम शाह कब बैठा गद्दी पे? 1240 में। ठीक। अब इधर इन दोनों का निकाह चल रहा है, यानी शादी हो गई है अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान की, और ये गद्दी पे अपना काबिज हो गया, गद्दी पे बैठ गया। इसी चीज़ के कारण क्या हुआ? अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान कहाँ पहुँच रहे थे? दिल्ली। कि ये कैसे ऐसा कर सकता, अभी तो रज़िया सुल्तान जिंदा है, अभी उसके ज़िंदा रहते हुए बरहम शाह कैसे सीट पे बैठ सकता है, कैसे इस गद्दी पे काबिज हो सकता है? इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ये दिल्ली दोनों निकल लिए, अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान दोनों के दोनों। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि इल्तुतमिश ने एक और चीज़ शुरुआत की थी, जिसका नाम क्या था? दल चालीसा। एक तो इक़्तिदारी सिस्टम था, एक दल चालीसा भी इसने स्टार्ट कराया था। तो इसने आदेश दिया दल चालीसा वालों को कि एक काम करो, रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों क्या हैं? दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं, तुम्हें क्या करना है? इनको दिल्ली आने नहीं देना है। दल चालीसा को आदेश दिया गया बरहम शाह की तरफ से कि तुम लोगों को इन दोनों को दिल्ली की तरफ नहीं आने देना है। यानी ये कि दल चालीसा निकल पड़े। निकले क्या? अब ये निकल रहे थे भटिंडा पंजाब से, इधर से ये दोनों निकले थे। दल चालीसा इन दोनों को घेरेंगे कहाँ पे? कैथल हरियाणा में। कहाँ घेरे दोस्तों? कैथल हरियाणा में। जब कैथल हरियाणा में घेरे तो दोनों क्या हुए? मारे गए। यानी रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों के दोनों दल चालीसा द्वारा मारे गए। ठीक दोस्तों, यानी रज़िया सुल्तान अल्तुनिया दोनों की कहानी यहाँ ख़त्म। अब क्योंकि कैथल हरियाणा में मारी गई थी रज़िया सुल्तान, इसी वजह से इनका जो मकबरा है, यानी टॉम्ब ऑफ रज़िया सुल्तान इज इन कैथल हरियाणा। यानी मकबरा अगर पूछा जाए रज़िया सुल्तान का कहाँ है, तो आप बताएंगे कैथल हरियाणा में है। टॉम्ब ऑफ रज़िया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की सबसे बोल्ड महिला शासक, जो कि इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी गुलाम वंश की, वह क्या हुई? मारी गई। और कहाँ मारी गई? कैथल हरियाणा में। किसके द्वारा मारी गई? दल चालीसा के द्वारा मारी गई। और दल चालीसा को मारने के लिए किसने प्रेषित किया था, किसने ललायित किया था? बरहम शाह ने दोस्तों। किसने प्रेषित किया था? बरहम शाह ने। अब इसी के चलते हुए दोस्तों क्या हुआ? बरहम शाह 1240 में गद्दी पे काबिज हो गया। लेकिन ये इतिहासकार कहते हैं ये अयोग्य शासक था, कोई योग्य नहीं था ये। ठीक, इसी वजह से इसका भी साम्राज्य लंबे समय तक नहीं चला। ये मात्र 2 ही साल बस लागू हो पाया, 2 ही साल अपने साम्राज्य को चला पाया। अब हुआ क्या इसके कारण में? इससे बस मात्र 2 सवाल बनते हैं दोस्तों। पहली चीज़, इसने दल चालीसा का एक हेड घोषित कर दिया, एक नई पोस्ट बनाई जो दल चालीसा का भी हेड हुआ करता था। ठीक, उसी पोस्ट का नाम क्या है दोस्तों? नायाब आए मुमल कात। नायाब ए मुमल कात।
बरहम शाह ने एक पोस्ट बनाई जिसका नाम क्या था, नयाब मुमलकात, ठीक, जो कि हेड हुआ करता था दल चालीसा का। अब ऐसा इसने क्यों किया, ठीक, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा गौर से, क्योंकि ये क्या हुआ था, दल चालीसा वफादार किसकी होनी चाहिए थी, रज़िया सुल्तान की, क्योंकि शासक तो वही थी, असली मायने में शासक तो वही थी। ये क्या हुआ था, ये फ्रॉड करके या एक धोखा दे के बैठ गया था ना बरहम शाह। लेकिन दल चालीसा ने क्या किया, धन दौलत की लालच में आके क्या किया, रज़िया सुल्तान को मार दिया। इसके दिमाग में ये बात घर कर गई, ये चालाक था, समझ गया था कि दल चालीसा किसी के वफादार नहीं है, जो 40 लोग हैं किसी के वफादार नहीं है, वफादार बस किसके हैं, धन और दौलत के वफादार हैं। इसी वजह से इसने कहा कि दल चालीसा के जो 40 लोग हैं ये मुझसे नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, एक पोस्ट बनाता हूँ मैं, आप उनसे कांटेक्ट करो और ये जो पोस्ट पे इंसान बैठेगा वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। यानी मुझे अब किससे मतलब होगा, नयाब मुमलकात से मतलब होगा, मुझे दल चालीसा के 40 मेंबर से कोई मतलब नहीं, मुझे बस एक इंसान से मतलब रहेगा। और न दल चालीसा को किससे मतलब रहेगा, बरहम शाह से। दल चालीसा किसको रिपोर्ट करेगी, नयाब मुमलकात को, और नयाब मुमलकात बरहम शाह को रिपोर्ट देगा। अब जब नयाब मुमलकात पोस्ट बनाई गई तो इस पर किसी को बैठाना भी था, अब बैठेगा कौन, इस चीज़ को ध्यान देना है। एक मैंने अभी बताया था बदायूं का जिसको इक़्तिदार घोषित किया गया था, वो कौन था, ऐतगीन। बस इसी को नयाब मुमलकात भी घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा, बरहम शाह के द्वारा। यानी अब दल चालीसा ऐतगीन को रिपोर्ट करती थी, जितनी भी समस्याएं होती थी, कैसे चीज़ों को करना है क्या नहीं करना, ये सब आप जान चुके हैं दोस्तों। ऐतगीन क्या करता था, बरहम शाह को बताता था। एक सवाल और इससे बनता है, यानी नवाब मुमलकात के बाद एक सवाल और बना, सबसे पहला मंगोलियों का आक्रमण। आपको याद होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में सबसे क्रूर शासक जिसका नाम क्या था, तैमूजीन, जिसको हम लोग चंगेज खान या गेंगिस खान भी कहते थे, वह भी आया था। वह भी मंगोलिया से हुआ, लेकिन वो आक्रमण करने भारत पे नहीं आया था, वो अपने भाई के मौत का बदला लेने आया था। और बदला लेके वह क्या किया दोस्तों, वापस भी चला गया था, उसने भारत पे आक्रमण नहीं किया था। अब इसके शासनकाल में सबसे पहला आक्रमण हुआ मंगोलाइट्स की तरफ से, यानी मंगोलियों के तरफ से। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि मंगोलाइट्स का सबसे पहला आक्रमण भारत पे कब हुआ था, कौन उस समय शासक हुआ करता था, तो बरहम शाह के शासन में हुआ था। और बरहम शाह अगर पूछ दिया जाए कि कौन से वंश का था तो आप बोलेंगे गुलाम वंश का था। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ दिया जाए दोस्तों कि मंगोलाइट्स जो था ये किस वंश में आया था, तो आप बोलेंगे गुलाम वंश में आया था। और गुलाम वंश किसके अंदर आती है, दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमें आगे फिर पढ़ना है कि 1242 में ऐसा क्या होगा बरहम शाह के साथ कि बरहम शाह भी इस सीट से हट जाएगा। इस चीज़ का हमें गौर करना पड़ेगा कि आगे कौन साम्राज्य संभालेगा, क्या वो योग्य शासक होगा कि अयोग्य ही होगा वो भी, क्या बरहम शाह मारा जाएगा कि ऐसे ही हटा दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को दोस्तों हम लोग कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि संडे को जितने भी हम लोग टॉपिक कल तक पढ़ लेंगे उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उसके कलेक्शन को तैयार कर रहा हूँ और उसका डिस्कशन जो है दोस्तों वह संडे को हम लोग करने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग दोस्तों आगे कंटिन्यू करेंगे कल कि बरहम शाह क्या मारा जाएगा कि क्या हटा दिया जाएगा ये सीट पर से। इस चीज़ को हम लोग आगे कल कंटिन्यू में कड़ी जोड़ के पढ़ेंगे दोस्तों। और इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।